मेरे पास माँ है। माँ पर कहा गया ये डायलॉग शायद हिंदी सिनेमा का सबसे मशहूर डायलॉग है, लेकिन आज पर्दे पर माँ की परिभाषा बदल गई है। बड़े पर्दे की माँ अब OTT पर माई बन गई है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माई सीरीज को, जिसमें टोटल 6 एपिसोड है। सीरीज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लखनऊ के एक छोटे से परिवार को, जहाँ पर हम सील चौधरी और यश चौधरी नाम के पति पत्नी रहते हैं। उनकी एक लड़की भी होती है जिसका नाम सुप्रिया है, और अक्सर वह दोनों सुप्रिया की बातें किया करते हैं। दरअसल सुप्रिया बोल नहीं सकती, वह गूंगी है, और इसलिए उन दोनों को सुप्रिया की टेंशन लगी रहती है। यश एक छोटा मोटा मैकेनिक है और वह लोगों के घर जाकर वॉशिंग मशीन और कूलर वगैरह ठीक करता है। तो वहीं सील गीता भवन नाम के एक वृद्ध आश्रम में कंपाउंडर का काम करती है। अगले सीन में हम सुप्रिया को देखते हैं, जो कि ऑटो से कहीं पर जा रही होती है और वह अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। अब क्योंकि सुप्रिया बोल नहीं सकती, इसलिए वह इशारों में ही वीडियो रिकॉर्ड करती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय सुप्रिया रो भी रही थी। आगे हम यश के बड़े भाई धर्म को देख पाते हैं, और उनकी भी एक छोटी सी फैमिली है, जिसमें उनकी पत्नी है और एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम अर्चित है। और आज अर्चित का जन्मदिन है, इसलिए वह सभी लोग उन्हीं के घर इकट्ठे हुए हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर सुप्रिया आती है, जिसके मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। इसलिए उसकी माँ उससे पूछती है कि उसके मोबाइल की स्क्रीन कैसे टूटी। तब यह सुप्रिया का बचाव करते हुए कहता है कि जब कल वह लोग बाजार गए थे, तब धक्का मुक्की के वक्त उसका मोबाइल जो है वह जमीन पर गिर गया था, इसलिए उसकी स्क्रीन टूट गई। आगे हम एक कमरे में सुप्रिया को अर्चित को थप्पड़ मारते हुए देख पाते हैं, और थप्पड़ मारते हुए सील उसे देख लेती है, इसलिए सील उसके पास आती है और उसे बहुत चिल्लाती है। सुप्रिया ने अर्चित को थप्पड़ क्यों मारा था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन इस बात से गुस्सा होकर सुप्रिया घर से बाहर चली जाती है, जिसके पीछे पीछे सील भी चली जाती है। सील सुप्रिया से कहती है कि वह कुछ दिनों से देख रही है कि वह बहुत टेंशन में लग रही है, और सील जानना चाहती है कि आखिर सुप्रिया को क्या हुआ है। इसके बाद सुप्रिया सील को इशारों में कुछ बताने लगती है, और जब ये सब चीजें वह बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और वह सुप्रिया को कुचलता हुआ वहाँ से चला जाता है। और ये सब चीजें देखकर सील पूरी तरह से दंग रह जाती है। सील सुप्रिया के पास आकर बहुत रोती है, और आगे हमें पता चलता है कि सुप्रिया इस दुनिया में नहीं रही। अब सील और अर्चित जब एक कमरे में होते हैं, तो अर्चित सील से कहता है कि पहले थप्पड़ उसने उसे मारा था, और साथ में वह सील से ये भी कहता है कि दीदी कुछ दिनों से परेशान लग रही थी। वह बताता है कि परसों के दिन सुप्रिया किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और वह काफी गुस्से में भी लग रही थी, इसलिए उसने अपना मोबाइल तोड़ दिया। अब कुछ दिनों के बाद सील गीता भवन वृद्धाश्रम जाने लगती है, और वहाँ पर हम सुमन नाम की एक औरत को भी देख पाते हैं, जिन्हें भूलने की बीमारी है। साथ में हम यहाँ पर जवाहर व्यास नाम के एक आदमी को भी देख पाते हैं, जो कि सुमन का ही बेटा है। और सील यहाँ पर सुमन के साथ साथ वृद्धाश्रम में जितने भी लोग हैं उन सभी की देख रेख का काम करती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर प्रशांत नाम का एक लड़का आता है, जो कि जवाहर व्यास के लिए ही काम करता है। अब आगे हम कोर्ट के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर उस ट्रक ड्राइवर को सजा दी जा रही थी। थोड़ी देर के बाद जब वह लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो वह ट्रक ड्राइवर सील के पास आता है और उससे कहता है कि वह करना नहीं चाहता था। ये बात सुनने के बाद सील पूरी तरह से दंग रह जाती है, और अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि आखिर उस ट्रक ड्राइवर ने ऐसा क्यों कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर फारूक सिद्दीकी नाम का एक आदमी आता है, जो कि सील से कहता है कि जब उसे सुप्रिया के बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा, और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब यश सील के पास आता है, तो सील यश से कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसे फंसाया गया है। और अब ये सब चीजें जानने के लिए वह उस ट्रक ड्राइवर के पीछे पीछे जाती है, जिसे वह लोग जेल लेकर जा रहे थे। वह वहां पर जाकर एक इंस्पेक्टर से मिलती है और उससे कहती है कि जिस ट्रक ड्राइवर ने उसकी बेटी को मारा है, उससे बस 2 मिनट मिलना है। लेकिन वह इंस्पेक्टर साहब मना कर देता है और उससे कहता है कि इन सब चीजों से दूर रहे। सील को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तब वह वहाँ के एक रूम में जाती है और वहाँ के पुलिस वालों से उसी ट्रक ड्राइवर का एड्रेस ले लेती है। अब सील उस ट्रक ड्राइवर के घर को ढूंढने के लिए चली जाती है, और पूछताछ करने के बाद उसे उसका घर भी पता चल जाता है। और सील यहाँ पर देखती है कि उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी और यूनिफॉर्म पहना हुआ उसका बेटा स्कूल की तरफ जा रहे हैं। सील यहाँ पर देखती है कि उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी और उसके बेटे को एक कार लेने के लिए आई हुई है, जिसे नीलम और केशव लेने के लिए आए हुए थे। वह यहाँ से स्कूल की तरफ निकलते हैं, जो कि ला मरीना नाम के एक स्कूल पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत ही महंगा स्कूल है, और उनके पीछे पीछे सील भी पहुंच जाती है। अब सील उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी के बाजू में बैठ जाती है और अनजान बनकर उससे बातें करने लगती है। उससे बात करने के दौरान सील को पता चलता है कि ये एक महंगा स्कूल है, जिसमें बड़े घर के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। तो सील स्कूल के ऑफिस जाती है और वहाँ के कुछ लोगों से कहती है कि उसे भी उसकी बेटी का एडमिशन करवाना है, लेकिन वह लोग उससे कहते हैं कि पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना पड़ेगा। लेकिन सील यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है कि उसे उसकी बेटी का एडमिशन किसी भी हालत में इस स्कूल में करवाना है। सील को इस तरह रोता हुआ देख वहाँ का एक आदमी उसे जवाहर व्यास नाम के एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि ये बोर्ड के डायरेक्टर हैं, यही आपकी बेटी का एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन सील तो उन्हें पहले से ही जानती है, इसलिए वह प्रशांत के साथ जवाहर व्यास के घर चली जाती है। अब आगे सील जब जवाहर व्यास के घर पर बैठी हुई थी
तो वह वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर वही लड़की बैठी हुई है जो कि उस ट्रक ड्राइवर के बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी। दरअसल केशव और नीलम जवाहर व्यास के एकदम खास हैं और इन्हें देखकर सील तुरंत ही जवाहर व्यास के घर से बाहर आ जाती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि सील की तस्वीरें खींच रहे थे और उस पर नजर बनाए रखे हुए थे। जिसके बाद सील घर जाती है तो वह यश को बताती है कि जिस ट्रक ड्राइवर ने हमारी बेटी को मारा था, आज उसके बेटे को एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है। और जब यश को ये सारी बातें पता चलती है तो वह सील से मना करता है कि वह उन लोगों का पीछा ना करे। आगे हम देखते हैं कि उसी रात सील वृद्ध आश्रम पहुंच जाती है, जहां पर वह एक फोन लगाती है और वह फोन जाता है जवाहर व्यास के पास और सील उनसे कहती है कि उनकी माँ की तबीयत बिगड़ गई है और उनकी कंडीशन सीरियस भी होती जा रही है। उसे नहीं लग रहा है कि उसकी माँ सुबह तक बच पाएगी, इसलिए वह उन्हें तुरंत ही यहाँ पर आने को कहती है। और जब जवाहर व्यास गीता भवन आता है तो वह अपनी माँ को देखता है जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था, वह तो आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तब वहाँ पर उसे सील मिलती है और सील उनसे कहती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है। आपने आज उस ट्रक ड्राइवर के बेटे को एडमिशन दिया है, जरूर कुछ न कुछ तो बात है जो आपको पता है। तो जवाहर व्यास उससे कहता है कि वह जानती नहीं है कि वह कौन आदमी है। और तभी सील जवाहर व्यास को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। और जब वह उठता है तो उसे घबराहट होने लगती है। साथ में वह सील को बताता है कि वह एक हार्ट पेशेंट है। जिसके बाद सील कुछ करती है, लेकिन वह कुछ कर पाती इससे पहले ही वह मर जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि सुप्रिया एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिसकी बैकग्राउंड की वॉइस बनती है उसकी माई यानी कि सील चौधरी। यहाँ पर सुप्रिया काफी अच्छी परफॉर्मेंस देती है और यहीं पर हम जवाहर व्यास, नीलम और फारूक सिद्दीकी को देख पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि सील अब क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। इसलिए सील जवाहर की बॉडी को एक ट्रॉली में डाल लेती है और उस ट्रॉली को आश्रम से बाहर ले जाने लगती है। इसके बाद हम प्रशांत और शंकर को देखते हैं, जो कि जवाहर व्यास से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। प्रशांत चाय लेकर जवाहर व्यास के कमरे में जाता है, लेकिन कमरे में उसे जवाहर व्यास कहीं पर भी नहीं मिलते। वहीं सील जवाहर व्यास की बॉडी को चोरी छुपे आश्रम से बाहर लेकर आने लगती है। जवाहर व्यास के पास कुछ चीजें भी थी, इसलिए सील उन्हें एक पॉलीथीन में पैक करके डस्टबिन में डाल देती है। अब किसी तरह सबसे बच के सील जवाहर व्यास की बॉडी को एम्बुलेंस में भी डाल देती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। उसके पास बार बार यश का कॉल आ रहा था, क्योंकि पूरी रात सील घर पर नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रघु व्यास जी के ड्राइवर के पास कॉल करता है और ड्राइवर उसे बताता है कि वह लोग तो गीता भवन में है, इसलिए वह तुरंत ही गीता भवन आ जाते हैं, जहां पर व्यास जी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे और व्यास जी की मां सुमन भी आराम से सो रही थी। और जब प्रशांत उस कमरे से बाहर आता है तो उसे वहां पर व्यास जी का चश्मा पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए वह तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए चला जाता है। प्रशांत और शंकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे, जिसमें उन्हें सील दिखाई देती है, जो कि व्यास जी की बॉडी को एक ट्राली में भरकर लेकर जा रही थी और वह यहाँ से सीधा एम्बुलेंस में लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सील को दिखाया जाता है, जिसके पास यश के बार बार कॉल आ रहे थे, इसलिए सील उससे कहती है कि वह गीता भवन में है, यहाँ पर किसी की डेथ हो चुकी है, इसलिए वह सारी रात यहीं पर थी। और सील जैसे ही फोन कट करती है, उसके पास तुरंत ही एक वीडियो आता है। उस वीडियो में वही सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है, जिसमें जवाहर व्यास की बॉडी को सील लेकर जा रही है और ये सब चीजें देखकर सील पूरी तरह से दंग हो जाती है। इसके बाद शंकर और प्रशांत सील से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ पर सील प्रशांत और शंकर से कहती है कि वह व्यास जी को मारना नहीं चाहती थी, उसने तो बस उन्हें एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, उसे नहीं पता था कि वह हार्ट पेशेंट है। तो प्रशांत सील से कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना, उसने सारे सीसीटीवी फुटेज क्लियर कर दिए हैं। और साथ में वह व्यास जी की बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। आगे अब व्यास जी की बॉडी मिल जाती है, जिनके माथे और शरीर पर गोली लगी हुई थी। सबको ऐसा लगता है कि उनका मर्डर किया गया है और उनका पूरा शक एसपीएफ ऑफिसर के ऊपर जाता है। जवाहर व्यास जी मर चुके हैं, इसलिए अब उनकी जगह नीलम ले लेती है। और यहाँ पर हमें क्रिप्टो की के बारे में भी पता चलता है, जिसमें $2 बिलियन है, लेकिन अगर वह क्रिप्टो की नहीं मिली तो वह $2 बिलियन शायद इन्हें ना मिल पाएंगे। अब क्योंकि जवाहर जी लास्ट जगह गीता भवन ही गए थे, इसलिए वहां पर नीलम के आदमी पहुंच जाते हैं और वहां के सभी लोगों को बहुत मारते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिप्टो की किसी भी हालत में चाहिए थी। अब नीलम सील को कमरे में बुलाती है और वह सील से पूछती है कि कल की रात वह कहां पर थी। तो सील उसे बताती है कि शाम होते ही वह अपने घर चली गई थी। इसके बाद जब सुमन जी से पूछा जाता है कि जब यहाँ पर कुछ लोग आए थे तो क्या उन्हें पता लगा था, तो सुमन उन्हें बताती है कि कुछ लोग तो आए थे, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब क्योंकि सुमन जी को तो भूलने की बीमारी भी है, इसलिए उन्हें तो कुछ याद आना इम्पॉसिबल है। इसके बाद सील प्रशांत से पूछती है कि उसकी बेटी को किसने मारा,
लेकिन प्रशांत उन्हें जवाब देता है कि उसे नहीं मालूम है कि उसकी बेटी को किसने मारा। साथ में वह उनसे एक पेन ड्राइव जैसी दिखने वाली चीज के बारे में भी पूछता है। तो सील उन्हें बताती है उसने तो वह पैक करके डस्टबिन में फेंक दिया था और अब तक तो वह मेडिकल वेस्ट कैंप भी पहुंच चुकी होगी। तो प्रशांत सील से कहता है कि वह ये बात किसी को भी ना बताए। और अगले सीन में हम देखते हैं रघु को, जो कि सील को उसका नंबर देता है और कहता है कि उसे या फिर सुमन जी को कुछ भी याद आए तो उसे ही कॉल लगाए। अगले सीन में हम फारूक सिद्दीकी को देख पाते हैं, जो कि एक एसपीएफ ऑफिसर है। यहाँ पर वह सील से कुछ पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ पर वह सील से कुछ पूछताछ कर पाता इससे पहले ही सील उससे पूछने लगती है कि उस दिन कोर्ट में वह मिला था और वह सुप्रिया के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। जिसके बदले में फारूक उनसे कहता है कि वह और सुप्रिया एक कॉमेडी शो में मिले थे। अब क्योंकि फारूक एक एसपीएफ ऑफिसर था, इसलिए सील उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह एक बार उस ड्राइवर से मिलवा दे जिसने उसकी बेटी को मारा। इसलिए फारूक भी उसकी बात मान जाता है। अब सील पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां पर वह उसी ड्राइवर से मिलती है जिसने उसकी बेटी को मारा था। वह यहाँ पर पूछती है कि उसकी बेटी को असल में किसने मरवाया। वह किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था जो कि उनकी बातें सुन रहा था और वह ड्राइवर उसी को देखकर कुछ नहीं बताता है। अब आगे फारूक अपने सीनियर ऑफिसरों को जवाहर के कच्चे चिट्ठे बता रहा होता है। वह बताता है कि इन लोगों ने मेडिकल स्कैम में कई सारे रुपए खाए हुए हैं और इसमें कई सारे लोग शामिल भी हैं। यहाँ पर हमें नीलम के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि जवाहर व्यास की वह राइट हैंड थी। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि वह 15 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूट बन गई थी और तब उसे जेल भी जाना पड़ा था। साथ में हमें यहाँ पर उनके कुछ छर्रों के बारे में पता चलता है, जैसे कि केशव, प्रशांत और शंकर, जो कि जवाहर व्यास के लिए ही काम करते हैं। और आगे वह एक सूरज नाम के आदमी को भी बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। दरअसल उन्हें इस आदमी पर शक है कि इसी ने जवाहर जी को मरवाया है। अब रात के वक्त सील प्रशांत के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि उसकी बेटी को किसने मारा, लेकिन यहाँ पर प्रशांत साफ इनकार कर देता है और कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि उसकी बेटी को असल में किसने मारा। साथ में सील उससे ये भी कहती है कि आज उसे रघु जी मिले थे, जिन्होंने उसे उसका नंबर दिया और कहा कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी याद हो तो उसी के पास कॉल करे। तो सील प्रशांत से कहती है कि कल वह रघु जी से मिलेगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। तो प्रशांत सील से कहता है कि जब कोई बात फैल जाती है तो वह अपने कम काम की रह जाती है। तो ये सीन यहीं पर कट होता है और सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रिया को, जिससे मिलने के लिए फारूक आता है और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि फारूक और सुप्रिया रिलेशनशिप में है। साथ में फारूक सुप्रिया को एक चूहा गिफ्ट करता है, जिसका नाम वे लोग सिकंदर रखते हैं। दरअसल सिकंदर फारूक का बचपन का नाम होता है। अब आगे प्रेजेंट में हम सील को देख पाते हैं, जो कि नहाकर जब बाहर आती है तो वहाँ पर वह प्रशांत और शंकर को देखती है। दरअसल पिछली रात सील ने जब प्रशांत के पास कॉल किया था तो सील ने प्रशांत से कहा था कि वह रघु को सब कुछ बता देगी, इसलिए वह यहाँ पर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। प्रशांत सील से कहता है अब ना तो वह क्रिप्टो की और ना ही उसकी बेटी के बारे में कोई सवाल पूछेगी और ना ही ये सारी बातें किसी को बताएगी। आगे हम देखते हैं कि सील मेडिकल वेस्ट कैंप पहुंच जाती है, जहाँ पर वह एक वॉचमैन से कहती है कि उसकी बेटी की हाल ही में डेथ हुई है, लेकिन उसके पास कुछ सोने की चीजें थी जो कि यहाँ पर गलती से आ गई है, इसलिए वह उन्हें लेने के लिए वहां पर जाती है। जब वह आगे जाती है तो वहां पर एक छोटा सा ट्रक खड़ा होता है, जहां पर वह आदमी एक औरत से कह रहा होता है कि ये ट्रक हॉस्पिटल से आया है और इन चीजों को अभी तक नहीं जलाया गया है। अब आगे हम जवाहर व्यास के फ्यूनरल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर फारूक सिद्दीकी भी आया हुआ था। यहाँ पर जवाहर व्यास के आदमियों को ऐसा लग रहा था कि उसका मर्डर जो है वह फारूक सिद्दीकी ने ही किया है। तभी सील यहाँ पर फारूक सिद्दीकी से मिलती है और फारूक उसे लिफ्ट देता है, जिस दौरान उन दोनों के बीच बातें होती है और उसमें फारूक सील को बताता है कि वह सुप्रिया का बॉयफ्रेंड था। वह कई दिनों तक रिलेशनशिप में भी रहे थे, लेकिन एक दिन किसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। प्रॉब्लम सुप्रिया में नहीं थी, बल्कि प्रॉब्लम तो मुझ में ही थी। अब आगे हम सील को अर्चित के घर पर देख पाते हैं। यहाँ पर अर्चित कोई गंदी वीडियो देख रहा होता है और जब सील अर्चित को देखती है कि वह कोई गंदा वीडियो देख रहा है तो सील उसे एक थप्पड़ लगा देती है। उसे इस तरह से थप्पड़ लगाता हुआ देख उसकी भाभी आ जाती है और सील को चिल्लाने लगती है। वह सील से कहती है कि अर्चित कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दे, लेकिन उसे अर्चित के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। आगे हम प्रशांत और शंकर के घर पर रघु के लोगों को देखते हैं, जो कि वहां पर छानबीन करने के लिए आए थे। यहाँ पर उन लोगों को प्रशांत और शंकर पर शक था, इसलिए वह यहाँ पर छानबीन करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और जैसे ही वह लोग वहां से जाते हैं कि तुरंत बाद वहां पर सील आ जाती है और उसे इस तरह देखकर प्रशांत और शंकर तो डर ही जाते हैं। यहाँ पर सील प्रशांत से कहती है कि वह आज मेडिकल वेस्ट कैंप गई थी और उसने वहां पर देखा कि अभी तक वहां की चीजों को जलाया नहीं गया है। इसका मतलब ये है कि हमें क्रिप्टो की अभी भी मिल सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं फारूक सिद्दीकी को, जो कि एक पार्टी में था और उसके साथ उसकी एक्स वाइफ भी मौजूद थी।
अगले सीन में हम देखते हैं कि रघु नीलम के पास आता है और उसे जवाहर जी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और कहता है कि जवाहर जी की मौत गोली लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें तो हार्ट अटैक आया था, उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। अगले सीन में हम जवाहर के घर पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि पैसों की कुछ हेर फेर कर रहे थे। वहां पर प्रशांत और शंकर भी मौजूद थे। साथ में हम यहाँ पर सूरज को भी देखते हैं जिसे अधमरी हालत में उन्होंने यहाँ पर रखा था। और यहाँ पर हम फारूक के लोगों को भी देखते हैं जिन्हें खुफिया एजेंसी से खबर लगी है कि यहाँ से पैसों को ट्रांसपोर्ट किया जाना है, लेकिन इससे पहले कि ये आते उससे पहले नीलम के लोग वहां से निकल चुके थे। साथ में वह यहाँ पर सूरज की डेड बॉडी को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सूरज जो है वह फारूक सिद्दीकी का ही खबरी था। अब आगे हम सील के घर के सीन को देख पाते हैं जहाँ पर यश और सील कुछ बातें कर रहे थे। यहाँ पर सील उसे बताती है कि सुप्रिया का एक बॉयफ्रेंड था और ये बात यश को भी बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन उसने कभी भी सील को नहीं बताई। तो सील यश से कहती है कि तुम्हें ये मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वह शादीशुदा भी रह चुका है। अब उसी रात प्रशांत और शंकर सील के पास आते हैं। दरअसल वे लोग सील को उसी मेडिकल वेस्ट कैंप ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वह क्रप्टो की है। ये लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर यश का भाई मतलब कि धर्म आ जाता है और वह यहाँ पर उन लोगों को देखकर पूछता है कि वह कहाँ पर जा रहे हैं। तब वे लोग उनसे कहते हैं कि वह लोग गीता भवन जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एक इमरजेंसी आ गई है, इसलिए वह सील मैडम को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। तब धर्म सील को गीता भवन छोड़ने के लिए ले जाने लगता है। यहाँ पर प्रशांत सील से कहता है कि वह अपने आप ही मेडिकल वेस्ट कैंप पहुंच जाएगी। साथ में वह यहाँ पर यह भी कहते हैं कि एक बार क्रिप्टो की मिल जाए उसके बाद वह सील को भी मार देंगे। अब आगे हम देखते हैं कि गीता भवन पर सील पहुंच जाती है जहां पर कल्पना नाम की एक औरत भी थी जो कि वहां की ब्रेंच पर बैठी हुई थी। तो कल्पना सील को एम्बुलेंस से मेडिकल वेस्ट कैंप छोड़ देती है और यहाँ पर कल्पना के बारे में हमें कुछ बातें पता चलती है, जैसे कि वह हाल ही में जेल से वापस लौटी है। उसने क्या क्राइम किया था ये तो अभी हमें नहीं पता। अब आगे सभी लोगों को सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं मेडिकल वेस्ट कैंप की छानबीन करने के लिए और जब वह उस कमरे में जाते हैं तो वह देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारी बोरियां थी और उन्हें 4 घंटे के अंदर उन सभी बोरियों के अंदर से क्रिप्टो की ढूंढ निकालनी है। यहाँ पर वह क्रिप्टो की ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें बहुत देर तक कोई भी की नहीं मिलती है, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद आखिरकार सील को वह क्रिप्टो की मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सील उन्हें वापस नहीं करती है बल्कि उनसे पूछती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, वरना वह इस क्रिप्टो की को तोड़ देगी। तो यहाँ पर प्रशांत उसे बताता है कि सुप्रिया पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर थी और उसे जवाहर व्यास के मेडिकल स्कैम के बारे में पता चल चुका था। जवाहर व्यास जी चाहते थे कि वह लोग उसे आराम से समझा दें और कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे। आगे केशव बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट जल जाती है और वहाँ पर केशव आ जाता है। केशव को वह लोग देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह लोग क्या करें। तो यहाँ पर शंकर उसे बताता है कि इसी औरत ने हमारे जवाहर व्यास जी को मारा है। लेकिन तभी सील केशव को बताती है कि जवाहर व्यास जी को उसने नहीं मारा बल्कि उन्हें तो हार्ट अटैक आया था और इसलिए वह उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जा रही थी, लेकिन बीच में ही उसे प्रशांत और शंकर ने रोक लिया और उन्हें गोली मार दी और उसे चुप रहने को कहा वरना वह उसे गोली मार देंगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद केशव तुरंत ही नीलम के पास कॉल करने लगता है और उसे कॉल करता हुआ देखकर केशव उसके ऊपर टूट पड़ता है और उनके बीच में एक झड़प हो जाती है। लेकिन यहाँ पर केशव प्रशांत की गर्दन पकड़ लेता है और उसे वह जब मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सील एक डंडा लेकर आ जाती है और वह केशव को बहुत मारती है और प्रशांत को बचा लेती है। अब आगे हम देखते हैं कि सील के पास भी एक सीसीटीवी फुटेज था जो कि वह शंकर और प्रशांत को बताकर कहती है कि अगर उसे कुछ भी किया तो ये वीडियो अपने आप रघु के पास पहुंच जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। 4th एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्लैशबैक की स्टोरी में आनंद नाम के एक आदमी को जो कि अपने बंगले में रहता है और वह अपनी लाइफ से तंग आ चुका है, इसलिए वह सील से कहता है कि वह उसे मार दे। उसके घर में वह अकेला रहता है और साथ में उसे कुछ बीमारी भी है। यहाँ पर सुप्रिया सील से कुछ बातें करती है, लेकिन सील उससे कहती है कि वह बहुत टेंशन में है, आज किसी ने 10 लाख रुपए उसके पास छोड़ गया है। तो सुप्रिया उससे कहती है कि ये तो अच्छी बात है, उसे ये पैसे रख लेना चाहिए, लेकिन सील उससे कहती है कि ये 2 नंबर की कमाई भी हो सकती है, इसलिए वह किसी अनजान व्यक्ति का पैसा नहीं रख सकती। अगले सीन में हम देखते हैं कि केशव को जब उन लोगों ने अधमरा कर दिया था तो वह लोग उसे एक टैक्सी में बिठाकर एक सुनसान घर में ले जाकर उसे बांध देते हैं और दरअसल में ये घर आनंद जी का ही है क्योंकि अब इस घर में कोई भी नहीं रहता है। वह लोग केशव को एक पिल्लर से बांध देते हैं, जिसके बाद प्रशांत सील से कहता है कि वह आज के बाद इस घर के आजू बाजू भी ना दिखे
लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वह एक आदमी से वहां का ताला खुलवा लेती है और उस घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वह जब अंदर जाती है तो वह केशव की मरहम पट्टी करने लगती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है और केशव उसे गालियां देने लगता है। वह उससे कहता है कि जब नीलम को तुम्हारी हरकतें पता चलेगी तो वह तुम्हें मार देगी। यहाँ पर सील केशव से पूछती है कि उसकी बेटी को आखिर किसने मारा, लेकिन केशव उससे कहता है कि उसके पास अभी भी वक्त है, वह उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे, इसके बदले में नीलम उसे जिंदा छोड़ देगी, क्योंकि शंकर और प्रशांत को तो वह जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद केशव सील से सुप्रिया के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है और ये बातें कहीं ना कहीं सील को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वह उबलता हुआ पानी उसके सर पर से डाल देती है। अब आगे प्रशांत और शंकर नीलम के पास आते हैं, जहां पर रघु उनसे पूछता है कि वह लोग कहां पर थे, जिस पर प्रशांत उनसे कहता है कि वह सारी रात क्रिप्टो की ही ढूंढ रहे थे। अब आगे केशव सील से सुप्रिया के बारे में बात करता है और उससे कहता है कि वह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती थी और उसे जवाहर जी के मेडिकल स्कैम के बारे में पता चल गया था। जिन लोगों को मेडिकल स्कैम के बारे में पता चलता है या तो वह लोग उन्हें मार देते हैं या फिर उन्हें पैसा खिलाकर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। सुप्रिया को हम लोगों ने 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वह नहीं मानी थी। इसके बाद सील केशव का मुंह बंद करके वहां से चली जाती है। अब केशव सच बोल रहा है या फिर झूठ, इसका पता लगाने के लिए वह पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है, जहाँ पर उसे नीलम और सुप्रिया दोनों ही नजर आती है। सुप्रिया के हाथों में एक ग्रीन बैग था जिसे सील ने पहले भी कभी देखा था। साथ ही सील यहाँ पर देखती है कि नीलम अस्थमा की पेशेंट है और वह बार बार इनहेलर का यूज करती है। जिसके बाद सील एक इनहेलर लाती है और उसमें साइनाइड इंजेक्ट कर देती है। अब ये इनहेलर नीलम के इनहेलर से बदलना था, इसलिए वह जवाहर जी के 13वीं में जाती है और नीलम के बैग से उसका इनहेलर बदलने लगती है। लेकिन तभी वहां पर पीछे से रघु आ जाता है और वह उससे कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। दरअसल उससे मिलने के लिए यश आया था, क्योंकि आज सुप्रिया की भी 13वीं है, लेकिन वह तो व्यास जी की 13वीं पर थी। यहाँ पर यश उससे कहता है कि व्यास की 13वीं हमारी बेटी की 13वीं से जरूरी है क्या? तो सील उससे कहती है कि हमारी बेटी की कितनी भी 13वीं क्यों न कर लो, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। ये बात सुनने के बाद यश तुरंत ही गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कल्पना सील के पास आती है और सील से कहती है कि 7 साल पहले उसने एक आदमी का मर्डर किया था और उसके कारण उसे 7 साल के लिए जेल में जाना पड़ा था। जो गलती उसने की है वो गलती तुम ना करो, इसलिए वह अपने पति से बात करे। अब नीलम और रघु को प्रशांत और शंकर पर शक हो गया था, इसलिए वह उन्हें बहुत मारते हैं और एक कमरे में बांध देते हैं। दरअसल नीलम और रघु को जब पता चला कि व्यास जी की मौत गोली लगने से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है, तो उन्हें पूरा का पूरा शक प्रशांत और शंकर पर हुआ और उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्रिप्टो की प्रशांत और शंकर के ही पास है। लेकिन प्रशांत यहाँ पर नीलम से कहता है कि वह क्रिप्टो की का क्या करेगा, बिना स्विच बैंक के एक्सेस के बिना क्रिप्टो की उसके कोई भी काम की नहीं है। ये बात उन्हें सोचनी चाहिए। अब जब सील अपने क्लिनिक जाती है तो वहाँ पर वह उस लड़के से पूछती है कि यहाँ पर यश क्यों नहीं है, तो वह लड़का सील को बताता है कि वह तो कुछ रिपेयर करने के लिए गए थे और उन्होंने मुझसे कुछ चीजें मंगवाई है, इसलिए वह उन्हें देने जा रहा है। लेकिन सील उससे कहती है कि वह क्लिनिक पर ही रुके, ये सब चीजें वही देकर आ जाएगी। अब जब सील वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर दरवाजा एक औरत खोलती है और उसे इस तरह देखकर यश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए सील उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। सील यहाँ पर खड़ी होकर सुनती है कि वह दोनों ही जर्मन में कुछ बातें कर रहे हैं, जिससे सील को उनसे जलन हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सील अर्चित से मिलने के लिए उसके घर आती है और उससे पढ़ाई के बारे में पूछने लगती है। सील उससे कहती है कि जिस तरह से वह होमवर्क करवाती थी उसी तरह से उसकी माँ भी होमवर्क करवाती है। तो अर्चित उससे कहता है कि वह आपकी तरह नहीं करवा पाती और ये बात सुनने के बाद भाभी और भैया वहां पर आ जाते हैं और वह सील को बहुत चिल्लाने लगते हैं, तो सील गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जायेश देसाई को, जिनकी नीलम से आज मीटिंग है। जायेश देसाई मेडिकल स्कैम का एक मैन आदमी है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस उसके ऊपर हमेशा नजर बनाए रखती है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि बाजू वाले रूम में ही फारूक सिद्दीकी भी मौजूद है और वह इन सब की बातें सुन रहा है। नीलम और देसाई के बीच में एक डील होनी थी, लेकिन नीलम बड़े ही चालाकी से ब्लैकमेल करके इस डील के लिए मनवा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सील फिर से केशव के पास आती है और उससे कहती है कि नीलम तुम्हारा यूज कर रही है, लेकिन केशव उससे कहता है कि वह नीलम के बारे में अभी कुछ नहीं जानती है, इसलिए वह ऐसा बोल रही है। वह बताता है कि बचपन में उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, जहाँ से नीलम ने ही उसे बचाकर लाई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीलम के पास केशव का कॉल आता है, जो कि सील ने ही उसके पास किया था। नीलम जब कॉल उठाती है तो आगे से कोई भी नहीं बोलता है, जिसके बाद वह उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं और केशव के पास जाने लगते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ही नीलम के साथ राजेश देसाई की डील ओवर होती है, उसके बाद पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था
और उन्होंने वहीं पर उसे शूट भी कर दिया था। अब जब नीलम और रघु केशव के पास जा रहे थे तो वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। तो उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रघु गाड़ी से नीचे उतर जाता है और बीच सड़क पर एक बाइक पटक देता है, जिससे कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वह पुलिस वाले आगे नहीं जा पाते। इन सब चीज का फायदा ये हुआ कि नीलम उस जगह पर पहुंच गई थी जहां से केशव का कॉल आया था। ये एक सुनसान जगह थी, इसलिए नीलम फिर से केशव के पास कॉल करती है। केशव का मोबाइल बजता है तो वह उसके पीछे पीछे जाती है और जैसे ही वह एक कमरे में जाती है तो सील पीछे से आकर चुपचाप से वहां की शटर को बंद कर देती है और वहां की कुछ सिलेंडरों से गैस निकालकर उस कमरे में डाल देती है, जिससे उस पूरे कमरे में गैस ही गैस हो जाती है और नीलम का दम घुटने लगता है। इसके बावजूद वह रघु के पास कॉल करती है और उसे बुलाती है। यहाँ पर नीलम अंधाधुंध फायरिंग भी स्टार्ट कर देती है, जिससे सील घबरा जाती है और उसका एक पैर सिलेंडर में फंस जाता है और वहां की एक गैस भी खुल जाती है, जिससे कि उसके मुंह पर भी वही गैस आने लगती है और उसका भी दम घुटने लगता है। लेकिन वह किसी तरह खुद को बचाकर वहां से चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर रघु आता है और वह नीलम को सही सलामत बचा लेता है। वह यहाँ पर देखता है कि कुछ सिलेंडर रखी हुई है और वहां पर एक सिलेंडर के बीच में जूते का एक टुकड़ा भी लगा हुआ है, जिससे शायद रघु समझ गया था कि ये तो जरूर सील का ही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सील जैसे ही अपने कमरे में आती है तो वह भी बेहोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर कल्पना आती है और वह उसे ऑक्सीजन देती है और उसे ठीक कर देती है। अब उसी रात सील जब अपने घर जाती है तो यश उसे चिल्लाने लगता है, क्योंकि सील बहुत रात हो जाने के बाद घर पहुंची थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्चित दरअसल में यश और सील का ही बेटा है। उनके भैया भाभी को बच्चे नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे अर्चित को उन्हें दे दिया। यश सील से कहता है कि अर्चित अब हमारा बेटा नहीं है, इसलिए भूल जाओ, लेकिन सील उससे कहती है कि वह हमारा बेटा है और वह उसे नहीं भूल सकती। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। 5th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फ्लैशबैक के एक सीन को, जहाँ पर हम फारूक और सुप्रिया को एक ही कमरे में देख पाते हैं। फारूक सुप्रिया से कहता है कि जब तक वह अपनी वाइफ से डिवोर्स नहीं ले लेता है तब तक उन्हें साथ में ही रहना पड़ेगा, और जैसे ही उनका डिवोर्स होगा तो वह सुप्रिया की माई से उन दोनों के बारे में बात करेगा। तभी फारूक के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है वह हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब वह वहां जाते हैं तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बहुत सारी पिल्स खा ली थी, इसलिए वह बेहोश हो गई है। यहाँ पर सुप्रिया भी उसके साथ आती है और जाते हुए सुप्रिया फारूक से कहती है कि उसे उसकी वाइफ की जरूरत है, इसलिए उसे यहीं रुकना चाहिए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सील कुसुम जी को कुछ दवाइयां दे रही होती है और जब वह दवाइयां दे ही रही होती है कि तभी वहां पर जवाहर व्यास आ जाते हैं। उसे इस तरह आता हुआ देखकर सील पूरी तरह से घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह जवाहर व्यास नहीं है, बल्कि वह तो मोहन बाबू है, जो कि जवाहर व्यास का जुड़वा भाई है। वह यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि जिसने भी जवाहर व्यास को मारा है वह उसे छोड़ेगा नहीं। अब जब सील वहां से जाने लगती है तो मोहन बाबू उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले कई सारे लोग क्रिप्टो की ढूंढने के लिए आए थे और वह सील से क्रिप्टो की के बारे में पूछते हैं कि वह कहाँ पर है। तो वह उसे बताती है कि नीलम ने पूरा लखनऊ छान मारा है और अब सिर्फ एक ही जगह बची है, वो है उसका खुद का घर। मोहन बाबू उससे कहते हैं कि क्रिप्टो की किसी के पास भी मिले वह उसे जान से मार देगा। अब सील क्रिप्टो की ढूंढने के लिए प्रशांत और शंकर के घर पर जाती है। वहां पर जाकर वह कई देर तक छानबीन करती है, लेकिन उसे क्रिप्टो की तो नहीं मिलती है, लेकिन उसे कुछ ऐसी तस्वीरें लग जाती है जिससे उसे पता चलता है कि प्रशांत और शंकर गे हैं। अब प्रशांत और शंकर के पास नीलम आती है और उनसे पूछती है कि केशव कहाँ है, वह कई दिनों से लापता है। साथ में वह उससे ये भी कहती है कि कल उसके ऊपर एक अटैक हुआ था, वह किसने करवाया। साथ में वह उनसे पूछती है कि जायज देसाई के बाद सबसे ज्यादा किसकी सुनते हैं अंगड़िया। तो प्रशांत उन्हें बताता है संतोष रावल, और साथ में वह उन्हें ये भी बताता है कि ये काम वह बहुत ही अच्छे से कर सकता है, इसलिए उसे ही ये काम करना चाहिए। इस काम के लिए वह संतोष को तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन शंकर को वह यहीं पर रखते हैं। अब आगे सील केशव से मिलती है और केशव सील से कहता है कि उसे बहुत जोर से बाथरूम लगी है, क्योंकि वह 2 दिन से यहीं पर बंद है और वह बाथरूम भी नहीं गया है। लेकिन सील उससे कहती है कि थोड़ी देर के बाद ही प्रशांत भैया आ जाएंगे और वह उसे करवा देंगे। तभी यहाँ पर सील को याद आता है कि उन्होंने गाड़ी में कुछ छुपाया था, इसलिए वह जब गाड़ी को चेक करने जाती है तो उसे वहां पर क्रिप्टो की मिल जाती है। और जब सील वापस आती है तो वह देखती है कि केशव ने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। सील यहाँ से क्रिप्टो की लेकर नीलम के घर पहुंचती है और वहां पर बड़ी मुश्किल से वह एक दीवार चढ़ती है और वहां जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर मोहन बाबू आते हैं। मोहन बाबू को यहाँ पर लग रहा था कि उसके भाई को नीलम ने मारा है और क्रिप्टो की भी उसी के पास है, इसलिए वह उसके घर में क्रिप्टो की ढूंढने लगता है और बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे आखिरकार वह क्रिप्टो की मिल ही जाती है। दरअसल ये क्रिप्टो की पहले ही सील ने यहाँ पर छिपा दी थी,
क्योंकि मोहन बाबू ने उससे कहा था कि जिसके पास भी ये क्रिप्टो की मिलेगी वह उसे जान से मार देगा। और रही बात कि मोहन बाबू यहाँ पर कैसे आए, तो मैं आपको बता दूं कि सील ने पहले ही मोहन बाबू को बता दिया था कि नीलम ने पूरा लखनऊ छान मारा है और सिर्फ उसी का घर बचा है, इसलिए मोहन बाबू यहाँ पर आए थे। और फिर क्रिप्टो की मिल जाने के बाद वह नीलम के सारे आदमियों को चुन चुन के मार देता है। मोहन बाबू के यहाँ से जाने के बाद सील भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर शंकर और प्रशांत किडनैप हुए थे, इसलिए वह शंकर को यहाँ से ले जाती है और उसे बताती है कि मोहन बाबू को वह क्रिप्टो की मिल गई है और उन्हें वह क्रिप्टो की नीलम के घर पर मिली है। वह समझ गया था कि ये क्रिप्टो की सील ने ही वहाँ पर रखी है। शंकर उनसे कहता है कि आखिर आप अपनी बेटी के लिए ऐसा क्यों कर रही है, तो सील उससे कहती है कि वह अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बारात जा रही थी जिसमें रघु और उसके कई सारे लोग थे। दरअसल ये सारे लोग नीलम के लोग थे और यहाँ पर जो दूल्हा है वह हमारा प्रशांत है। उनकी बस एक चेक पॉइंट पर रुकती है और उनकी चेकिंग करने के लिए एक पुलिस वाला आगे आता है, लेकिन यहाँ पर प्रशांत उनसे कहता है कि वह एक पुलिस वाला है, इसलिए वह पुलिस वाले उनकी चेकिंग नहीं करते हैं और उन्हें यहाँ से जाने देते हैं। अब यहाँ पर सील केशव से कहती है कि वह उसे कुछ पैसे दे रही है, उसे इस शहर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि नीलम एक बहुत ही गंदी औरत है, उसके साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसने जो किया उसके लिए तो वह भुगतेगी। ये बात सुनने के बाद केशव को ऐसा लगता है कि उसने नीलम के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया है, इसलिए वह उससे पूछने लगता है, लेकिन तभी सील उसके बोतल में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और वहां से जाने लगती है। जैसे ही वह बाहर आती है तो बाहर उसे फारूक मिलता है और फारूक उससे पूछता है कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही है, तो सील उसे जवाब देती है और कहती है कि यहाँ पर उसका एक पेशेंट रहता है और उसकी जाँच करने के लिए वह यहाँ पर आती है, लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं सुनते और अंदर जाने लगते हैं। उन्हें ऐसा अंदर जाता हुआ देखकर सील एक नुकीली कील में अपना पैर दे मारती है और वह कील उसके पैर के आर पार हो जाती है, जिससे कि वह बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उसे इस तरह चिल्लाता हुआ देखकर फारूक और उसका ड्राइवर तुरंत ही वहां पर आता है और उसे वह तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर फारूक सील से माफी भी मांगता है। आगे हम देखते हैं कि सील और कल्पना ने केशव को एक कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था। अब सील के पूरे परिवार वाले जब खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से दरवाजे की एक बेल बजती है और जैसे ही वह बाहर जाती है तो वहां पर वह देखती है कि शंकर और प्रशांत थे। शंकर और प्रशांत उनसे कहते हैं कि केशव कहाँ पर है, तो सील उन्हें बताती है कि वह कोल्ड स्टोरेज में है और उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता, लेकिन प्रशांत उनसे कहता है कि अगर केशव किसी के भी हाथ में लगा तो वह बहुत बुरे फंस सकते हैं, इसलिए उन्हें केशव को मारना होगा। लेकिन सील उनसे कहती है कि केशव उसकी बेटी से भी छोटा है, इसलिए वह उसे समझा देगी। अब आगे हम देखते हैं कि रघु जैसे ही अपने घर जाता है तो वहां पर वह मोहन बाबू को देखता है जो कि उसके पोते के साथ खेल रहा था। मोहन बाबू रघु से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि उसके भाई को नीलम ने मारा है क्योंकि उसी के घर क्रिप्टो की मिली है और ये बात रघु तो बिल्कुल भी नहीं जानता है। मोहन बाबू उससे कहते हैं कि उसे मालूम है कि नीलम के इस प्लान में उसे पता है कि रघु इसमें शामिल नहीं है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तुरंत ही रघु नीलम के पास कॉल करता है और उससे कहता है कि उसने ये अच्छा नहीं किया क्योंकि यहाँ पर रघु समझ रहा था कि नीलम ने ही जवाहर का खून किया और क्रिप्टो की उसी के पास थी। वह साथ में उससे ये भी कहता है कि मोहन बाबू उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। अब नीलम जैसे ही कॉल कट करती है वहां पर तुरंत ही गोयल के आदमी आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी नीलम उनके पास गन तान देती है और फिर तभी वहां पर एसपीएफ ऑफिसर फारूक सिद्दीकी आ जाता है और उन सभी को मार देता है। नीलम को वह छोड़ देता है क्योंकि वह जानते हैं कि नीलम ही एक विटनेस है जो कि उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। फारूक यहाँ पर नीलम को बड़े ऑफिसरों के पास ले जाता है और उसे सब कुछ उगलने को कहता है, लेकिन नीलम उनसे कहती है कि अगर उसका भाई केशव मिल जाए तो वह सबको सब कुछ बताने के लिए एकदम तैयार है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रशांत की मीटिंग होती है गोयल से और यहाँ पर हम मोहन बाबू को भी देख पाते हैं। गोयल प्रशांत से कहता है कि नीलम ने पुलिस के साथ हाथ मिला लिया है और वह सब कुछ उगलने वाली है, इसलिए वह प्लान बनाते हैं कि मोहन बाबू के साथ वह जाए और नीलम को खत्म कर दे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सील यश के पास आती है। वह दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर रघु आ जाता है और रघु उससे एक सिरप मांगने लगता है जो कि ऊपर रखी हुई थी और फिर जैसे ही सील एड़ी ऊंची कर उस सिरप को निकालने लगती है तो रघु उसके जूते से वह निकला हुआ कपड़ा देख लेता है जो कि उसने स्टेशन पर देखा था, जो कि एक सिलेंडर में लगा हुआ था। ये देखकर रघु बुखला जाता है और अंदर घुसकर वह यश को बहुत मारता है और फिर वह सील के भी पास आता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन सील यहाँ पर चालाकी दिखाती है और उसकी आंखों में स्प्रे डाल देती है और एक एक्सटिंग्विशर से उसके सर पर एक जोर सा प्रहार कर देती है, जिससे कि वह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। रघु के साथ साथ यहाँ पर यश भी बहुत ज्यादा घायल था और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। 6 एपिसोड की
स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुप्रिया को, जो कि पैथोलॉजी में कुछ काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे चलने को कहती है, लेकिन सुप्रिया उससे कहती है कि वह 5 मिनट में आ जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर केशव आ जाता है और वह सुप्रिया को मारने लगता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नीलम भी आ जाती है। नीलम उसे एक थैली में 10 लाख रुपए देती है और अपना मुंह बंद रखने को कहती है, जिसके बाद वह पैथोलॉजी से बाहर निकलते हैं। और ये सीन सील ने सीसीटीवी फुटेज में भी देख लिया था। इसके बाद सुप्रिया फारूक के पास जाती है, लेकिन फारूक तो अपनी बीबी के साथ एक पार्टी में बिजी था। और ये सब चीजें देखकर सुप्रिया को बहुत दुख होता है और वह वहां से तुरंत ही चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुप्रिया यश से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहां पर अर्चित भी आता है और वह सील से उसके चाचा की तबीयत के बारे में पूछता है। लेकिन सील उसे जवाब देती है कि वह उसके चाचा नहीं है, बल्कि वह तो उसके पापा हैं। उससे ये बात कई सालों से छुपाई गई है और वही उसके रियल पेरेंट्स हैं। आगे हम देखते हैं कि मोहन बाबू, शंकर और प्रशांत एक जगह पर जाते हैं। दरअसल इस जगह पर मोहन बाबू उन्हें लेकर आए थे, क्योंकि वह यहाँ से कई सारी गन्स लेते हैं और नीलम को मारने की प्लानिंग भी करते हैं। आगे हम देखते हैं कि नीलम को एक सेफ जगह पर रखा हुआ था। वहां पर कई सारे पुलिस वाले भी मौजूद थे उसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर हमला हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत, मोहन बाबू और शंकर ने किया था। वह लोग वहां पर एक ग्रेनेड भी फेंक देते हैं, जिससे कि वहां पर एक धमाका होता है और फारूक जख्मी हो जाता है। अब फारूक और नीलम यहाँ पर फंस चुके थे और उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना ही था, इसलिए वह बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी दूर से मोहन बाबू नीलम को शूट कर देते हैं। अब आगे शंकर नीलम और फारूक के ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से दूर से फारूक उसे गोली मार देता है, जिससे वह ग्रेनेड वहीं पर गिर जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका भी होता है, जिससे कि शंकर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। इसलिए वह लोग तुरंत ही उसे वहां से ले जाते हैं। प्रशांत और मोहन बाबू शंकर को एक जानवर के हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब क्योंकि वह लोग सबकी नजर में थे, इसलिए वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे, इसलिए वह लोग वहां पर सील को भी बुला लेते हैं और उसे उसका इलाज करने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सील जब उसका पैर देखती है तो वह उनसे कहती है कि उसके पैरों पर एक गहरी चोट है और उसे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उन्हें उनका पैर काटना होगा। लेकिन तभी वहां पर मोहन बाबू के पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि नीलम बच गई है। शंकर प्रशांत से कहता है कि भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वह अपना पैर नहीं कटवाएगा। लेकिन मोहन बाबू यहाँ पर एक आरी लाता है और उसके पैर को काट देता है। अब सील हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर फारूक एडमिट होता है, क्योंकि उसे भी चोट लग चुकी थी। यहाँ पर उसकी वाइफ भी मौजूद थी। सील फारूक से कहती है कि नीलम ने सुप्रिया को 10 लाख रुपए दिए थे, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी वह फारूक को बताती है। इसलिए वह तुरंत ही नीलम के पास जाता है और नीलम से पूछता है कि आखिर तुमने सुप्रिया को 10 लाख रुपए क्यों दिए थे। लेकिन यहाँ पर नीलम फारूक को जवाब देती है कि जब तक केशव यहाँ पर नहीं आएगा तब तक वह कोई भी जवाब नहीं देगी। इसके बाद सील और कल्पना केशव को बेहोश कर एक जगह पर ले जाती है और कुछ गंजेड़ियों को बीच सुला देती है। उसका वह मोबाइल भी ऑन कर देती है और उसके जेब में डाल देती है, ताकि उसके मोबाइल को पुलिस ट्रैक कर ले और उसे यहाँ से ले जाए। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि कोई तो है जो कि नीलम की लोकेशन मोहन बाबू को बता रहा है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि जज ही है। यहाँ पर पुलिस वाले फिर से जज के पास एक लोकेशन लेकर आते हैं और कहते हैं कि वह नीलम को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं और जज भी साइन कर देता है। और उसके जाने के बाद तुरंत ही जज मोहन बाबू के पास कॉल करता है और उसे उस लोकेशन के बारे में बताता है। लोकेशन जानने के बाद मोहन बाबू और प्रशांत तुरंत ही नीलम के पास उसे मारने के जाते हैं, लेकिन वहां पर तो कोई भी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस वालों ने भी जज को चकमा दे दिया था। अब केशव का जब मोबाइल ऑन हुआ था तो पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल चुकी थी, इसलिए वह तुरंत ही केशव को लेने के लिए आ जाते हैं, जो कि कुछ गंजेड़ियों के बीच पड़ा हुआ था। यहाँ से वह डायरेक्ट उसे नीलम के पास ले जाते हैं। अब जहाँ पर नीलम को रखा गया था उसके पास वाले मेडिकल शॉप पर सील जाती है और वहां जाकर वह एक दवाई मांगती है। दवाई लेने के लिए जब वह दुकान वाला जाता है तो सील चुपचाप से वहां के सारे इनहेलर को उठा लेती है और वहां पर अपना साइनाइड वाला इनहेलर रख देती है। अब आगे हम देखते हैं कि केशव को नीलम के पास लाया जा चुका था, इसलिए वह अब सब कुछ बताने के लिए एकदम तैयार थी। और जब नीलम सब कुछ बता ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे खांसी चलने लगती है, इसलिए वह तुरंत ही वहां के पास वाले मेडिकल शॉप से इनहेलर लाने को कहती है। और जैसे ही वह इनहेलर लेकर आती है और उसे जब वह लेती है तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाती है और तभी उसकी मौत भी हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सील बहुत रात को हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर उसके भाई साहब और भाभी भी थी। भाभी को पता चल चुका था कि अर्चित को सील ने सब कुछ बता दिया है कि वही उसके रियल मम्मी पापा हैं, इसलिए उसकी भाभी सील को बहुत ही बुरा भला बोलती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहन बाबू और प्रशांत गोयल के यहाँ पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर गोयल का आदमी उन दोनों से कहता है कि सिर्फ प्रशांत को ही गोयल जी ने अंदर बुलाया है और मोहन बाबू को वापस जाने को कहा है। और जब प्रशांत गोयल से मिलता है तो गोयल उससे पूछता है कि आखिर उसने नीलम को कैसे मारा।
तो प्रशांत उन्हें बताता है कि उसे पता था कि नीलम वहां पर नहीं है, इसलिए उसने प्लान 2 को रेडी रखा। इसके बाद गोयल प्रशांत को अपना पैसा बताता है और उसे कहता है कि अब कोई भी डिलीवरी सूरत नहीं जाएगी, बल्कि उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कोलकाता से होगा और ये सारा काम प्रशांत को संभालने को कहता है। साथ में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि फारूक को डिसमिस कर दिया गया है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं सील को, जो कि गीता भवन में थी। वहां पर प्रशांत आता है। प्रशांत उसे थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से शंकर बच पाया था। प्रशांत उससे कहता है कि उसे जिस भी चीज की जरूरत पड़े तो वह उसी को कॉल लगाए। अब आगे हम देखते हैं कि सील जब अपने घर पहुंच जाती है तो अचानक से वहां पर केशव आ जाता है और वह उसे मारने लगता है। साथ में वह उससे कहता है कि उसी की वजह से नीलम की जान गई है, इसलिए अब इस कमरे में सबसे पहले जो भी आया वह मारा जाएगा। और तभी दरवाजे पर अर्चित आ जाता है। सील को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह केशव के पेट में एक चाकू घुसा देती है, जिससे कि उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसी रात अर्चित फिर से सील के घर पर आता है और वह यश से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। यश और अर्चित यहाँ पर कुछ बातें करते हैं। इसके बाद अर्चित वहां से चला जाता है और यहीं पर हम देख पाते हैं कि केशव की बॉडी को सील ने उन्हीं के बेड के नीचे रखा हुआ था। जिसके बाद वह प्रशांत को कॉल करती है, लेकिन वह कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वह प्रशांत के पास ही चली जाती है। और जब वह प्रशांत के पास जाती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर सील प्रशांत और उस ट्रक ड्राइवर की पत्नी को देखती है जिसे प्रशांत ने वहां पर लेकर आया था। जब वह उनकी बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि सुप्रिया को जवाहर और नीलम ने नहीं मरवाया है, बल्कि उसे तो गोयल ने मरवाया है और गोयल ने ये काम प्रशांत को दिया था, इसलिए प्रशांत ने ही सुप्रिया को मरवाया था। ये सारी बातें सुनकर सील पूरी तरह से दंग रह जाती है। ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन दोस्तों माई का सीजन 2 भी जरूर आएगा। तो दोस्तों माई देखते हुए आपको 2017 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मॉम की याद आएगी। श्रीदेवी ने इसमें माँ का किरदार निभाया था। आपको रवीना टंडन की मृत भी याद आ सकती है। ये दोनों ही फिल्में इस वेब सीरीज में बहुत हद तक मेल खाते हैं, खासकर तीनों की कहानी जो कि एक ही प्लॉट पर है, जिसमें एक साधारण माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती है। माई वेब सीरीज में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ऐसे में सभी को ट्रैक पर रखना मुश्किल है, लेकिन इसमें हर एक किरदार का अपना एक मोटिव है, कहानी में ट्विस्ट भी है और ये सारी बातें माई को एक ऐसा क्राइम थ्रिलर बनाती है जिसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी नहीं थकते हैं और आपको लगातार बदलती रही कहानी आपको बांधे रखती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी।